अस्सलाम वालेकुम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 11 मई सन 2024 शनिचर का दिन, बल्कि शब, और मैं हूँ उबैद अली इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए। रूही हैं हमारे साथ, रूही मैडम, रूही उबैद। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा सेंटर फॉर क्वालिटी साइंसेस। आज का डिस्कशन जी मैं आगाज़ करती हूँ। देखिए, आगाज़ इस तरह से है कि दो तरह की दवाएं होती हैं। एक होती है रेफरेंस प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, ये फर्स्ट टाइम दुनिया में आती है, जो डिस्कवर करता है, और अमूमन बड़ी कंपनियां होती हैं जो दवा डिस्कवर करती हैं, तो उन्हें कहते हैं रेफरेंस प्रोडक्ट। फिर पेटेंट एक्सपायर होने के बाद दूसरी दवा जो मार्केट में आती है जेनेरिक कहते हैं, और वो कॉपी होती है रेफरेंस प्रोडक्ट की। ठीक है। तो अगर बायोइक्वलेंस स्टडी क्वालिफाई कर ले जेनेरिक रेफरेंस के अगेंस्ट, तो क्या वो सेफ होती है? ये सवाल ये है कि मेरी दवा ने, जेनेरिक दवा है मेरी, वो बायोइक्वलेंट हो गई है, तब वो सेफ है। जी बिल्कुल यही सवाल। अब उससे कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कैंसर नहीं होगा, कोई किडनी फेलियर नहीं होगा, कोई कार्डियोटॉक्सिसिटी नहीं होगी, कोई थेरेपेटिक डिस्टर्बेंस नहीं होगी, यही मतलब क्या है? जी, तो आपने सेफ्टी को तो खोल के बयान कर दिया, थोड़ा सा बायोइक्वलेंस को भी डिस्क्राइब कर दें और फिर इस सवाल के जवाब पे आ जाएंगे। हाँ, ये बज़ाहिर ये पेचीदा सा सवाल लगता है, लेकिन ये आसान सवाल है। हो सकता है कि हमारी जो मौजू है ना, आम आदमी के लिए ये परेशान कुन हो, लेकिन ये एक आसान सा मौजू है, और हम इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं भाई, किताब वाला तो करते नहीं है, सादा सादा सी बात कर रहे होते हैं। देखिए, जब भी कोई नई दवा पहली बार इस दुनिया में इंसानों पर इस्तेमाल के लिए मंजूर की जाती है, तो बहुत सारा तिब्बी आजमाइश होती है, क्लिनिकल ट्रायल। उससे पहले एनिमल ट्रायल होता है, उससे पहले लेबॉर्ट्री के अंदर स्टडीज़ होती हैं। तो इस ट्रायल के नतीजे में, इंसानों में ट्रायल होने के नतीजे में, जिसमें फ़ेज़ 1 है, दर्जा 1, दर्जा 2, दर्जा 100, यानी फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, इसके बाद जाके दवा का नज़रसानी होती है, उनके आदाद और शुमार के ऊपर, जो नतीजे की सूरत में मुख्तलिफ़ सेंटर्स में किए जाते हैं। फिर जाके दवा किसी मखसूस बीमारी में, मखसूस डोज में, मखसूस तरीक़े इस्तेमाल के लिए उसको मंजूर किया जाता है, और उसको इख्तियार दिया जाता है कि वो उसमें बाज़ार में रख सके। तो वो जो नई दवा है, जब उसका कमर्शियल जो टाइम पीरियड है वो सब गुजर जाता है, पेटेंट ख़त्म हो जाता है, तो फिर जेनेरिक कंपनी आती हैं। अब जेनेरिक कंपनियाँ भी वो उस दवा को, जो इनोवेटर है या जो रेफरेंस प्रोडक्ट है, नॉट इनोवेटर, रेफरेंस प्रोडक्ट, उसके अगेंस्ट क्लिनिकल स्टडी नहीं करती। ये केमिकल ड्रग्स की बात हो रही है, क्लिनिकल स्टडी नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वैसे ही लीफलेट उठाते हैं जो उसका था, इंफॉर्मेशन को छाप लेते हैं। उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है जैसे, और उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वो उसी केमिस्ट्री की दवा बनाते हैं, और जो भी केमिकल एट्रीब्यूट्स बिल्कुल सेम होते हैं, जो उसके क्वालिफाइंग एट्रीब्यूट्स हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेम होते हैं, उसी शेप में, उसी स्टाइल में वो टैबलेट बना लेते हैं या कैप्सूल बना लेते हैं, जिसकी भी बात है, चाहे वो इंजेक्शन की। तो टैबलेट कैप्सूल बनने के बाद जब तमाम चीज़ें एक जैसी मसावी हों रेफरेंस के अगेंस्ट इसकी, तो हम एक और स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं बायो स्टडीज़। तो बायो स्टडी में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी, यही है ना जी, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब इंसानी जिस्म में दस्तयाब होना, अवेलेबल होना, बायो अवेलेबल, जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर दस्तयाब होना। अब बॉडी के अंदर जो है ना सिस्टम जो है वो ब्लड है, यानी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम है वो ब्लड है, जो पानी है कि पारा तो भागता भागता कर रहा है, वो ब्लड है। तो ब्लड में दवा पहुँचती कैसे? टैबलेट ली आपने, टैबलेट बॉडी में जाएगी, स्टमक के अंदर, वहाँ से गुजरेगी और वो टूटेगी, घुलेगी, क्योंकि टैबलेट जब बनती है तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें और भी डालते हैं दवा के अलावा। वो दवा बनाने के लिए ज़रूरी है, दवा को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है, दवा को मुख्तलिफ़ टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए ज़रूरी है, डोज बनाने के लिए ज़रूरी है, बॉडी में जाके घुलने के लिए ज़रूरी है, बहुत सारे इसके और मकासद होते हैं। तो वो उससे अलग होती है, उसे हम कहते हैं एक्सिपिएंट, और जो असल है उसे हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो अलग हो जाती है। अब जब अलग होती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगी वो? ब्लड में। तो ब्लड में जब जाएगी तो उसका एक कंसंट्रेशन होगा, पहले कम होगी, फिर ऐसा ऐसा ज़्यादा होगी, और फिर एक आएगा कि वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक
ब्लड में जाती रहेगी, दवा घुलती रहेगी और ऐसा ऐसा ब्लड के अंदर जा रही होगी। जैसे ही वो ब्लड में जा रही होगी, बॉडी उसको निकालने की भी कोशिश करती है, तोड़ फोड़ भी हो रहा होगा। तो एक है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो बॉडी में जब गई तो पहले चढ़ना शुरू होगी, ऊपर जाती रहेगी, कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन पहुंच जाएगा, फिर इसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि दवा यूं गई और यूं हुई और फिर यूं नीचे आ गई, फिर ख़त्म हो जाती है दवा बॉडी से। और जब दवा दस्तियाब होगी जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर, तो वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी और अपना एक्शन देगी। अच्छा, बॉडी तो नहीं पहचानती ना किसको? नहीं, वो बॉडी तो केमिकल पहचानती, कंपनी नहीं पहचानती, कंपनी का नाम नहीं पहचानती। बिल्कुल। तो अब अगर मैं फर्स्ट कर लीजिए, एक सब्जेक्ट हूँ, वॉलंटियर्स हूँ, हेल्थी हूँ, मैंने रेफरेंस प्रोडक्ट खा ली, टैबलेट खा ली रेफरेंस, और उसके बाद मेरे बॉडी से ब्लड निकाला जाता रहा और ब्लड में देखा जाता रहा कि ड्रग का पैटर्न क्या है। तो ये जो पैटर्न है, इसको भी आप ही डिफाइन करते हैं पैटर्न। जी, जब आपने ग्राफ बना के तो बता दिया कि भाई ये इस तरह चढ़ेगी और फिर ऐसा ऐसा उतरेगी, तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो बॉडी में अचीव होगी उसे कहते हैं Cmax, ब्लड में जो अचीव ब्लड में जो अचीव होगी। यस जी जी, बॉडी मीन्स ब्लड। हाँ, बॉडी मीन्स ब्लड, यस, बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो वो कहलाएगी Cmax। जिस टाइम पे वो अचीव होगी वो कहलाएगा टाइम टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन, यानी कि Tmax। और जो ये बनेगा, जो हमने बताया कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, जो उसका एक ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा, कर्व बन जाएगा, तो उसको कहेंगे एरिया अंडर द कर्व। जो एरिया उसके नीचे आ रहा जो उसके नीचे आ रहा होगा, उस कर्व के नीचे जो आ रहा होगा, वो एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, अब ये हो गया इनोवेटर यानी रेफरेंस। उसके बाद मैंने ही कुछ दिन गुजरने के बाद, जब पूरी दवा मेरी बॉडी से निकल गई, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद, अब मैंने खाई वो जो टेस्ट कर जी, टेस्ट। जब वो दवा हमने खाई बॉडी, तो अब इसका भी पैटर्न नापा जाएगा। इस तरह दोनों पैटर्न को, जो मेरा रेफरेंस का था और जो मेरा जेनेरिक का था, उसको आपस में कंपेयर किया जाएगा उन्हीं 3 बातों के लिए, Cmax, Tmax, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि AUC। तो वो उसके बाद देख लेंगे, एक लाइन है 80 to 125, अगर उस लिमिट में आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट है। और एक आदमी पे नहीं करते, वो दर्जनों लोगों पे करते हैं, वो केस होता है। लेकिन खाने पीने का वही निज़ाम होता है, वही फूड जो पहले दिया गया था, यानी कि क्रॉस ओवर स्टडी कहलाती है और 2 वे कहलाती है, यानी कि वो एक ही आदमी को रेफरेंस ड्रग भी दी जाती है और जो ड्रग टेस्ट करना हो वो भी जेनेरिक यानी टेस्ट ड्रग भी दी जाती है। तो दोनों अगर एक जैसी हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये जेनेरिक है, इट इज़ कॉल्ड जेनेरिक। लेकिन ये बात जो सवाल है ना, कि हमने एक बार क्लिनिकल ट्रायल कर लिया, लेकिन इससे पहले एक और बात करते हैं। ये जो बाय द वे बायोइक्विवेलेंस स्टडी हमें बता क्या रहा होता है, या बायो स्टडीज़ हमें क्या बता रहा होता है? ये बॉडी में दवा के रिलीज का पैटर्न बता रहा होता है। हाँ, तो अगर बच्चा मैथ्स के इम्तहान में अच्छे नंबर ले ले, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो क्रिकेटर भी अच्छा होगा। तो अगर आपका दवा जेनेरिक आपकी जो है वो बायोइक्विवेलेंस है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो सेफ ही, बिल्कुल सेफ के लिए अलग काम करना पड़ेगा। और ये भी बता दो साहब, इनोवेटर ड्रग कहिए, रेफरेंस ड्रग कहिए, ये एक बार क्लिनिकल स्टडी मुकम्मल कर लेने के बाद ये कहीं से भी रास्ता नहीं मिल जाता कि आप ऑब्जर्वेशन छोड़ देंगे, मुशाहदात नहीं करेंगे या आप नज़र नहीं रखेंगे कि वो कभी ख़राब नहीं होगी। उसमें भी नुक्स निकल कर आता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है, और हमारे सामने ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कि दवाएं जो है वो उनके बैचेस रिकॉल होते हैं रेजोल्यूशन फेलियर की बुनियाद पे या और मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे विड्रॉल होते हैं। और सेफ्टी का मसला है ना, अभी आपके सामने सेफ्टी का मसला निकल कर आया ना, कितनी पुरानी दवा थी ये ज़ेंटेक में आपके सामने ज़ेंटेक आया है। उसमें उसको बता दें क्या मसला है, यहाँ पे कोई में ज़ेंटेक में जो NDMA कार्सिनोजेनिक था, कार्सिनोजेनिक। तो इस वाले में मसाइल सामने आ रहे थे कि ड्रग विड्रॉल भी होती है, तो उस वक्त हम नहीं देख पाए। बाद में तो पोस्ट मार्केटिंग यानी बाजार में जाने के बाद उस पर नजर रखना, हाँ, और ताकि उस पर निगरानी करना, चौकन्ना रहना, कोई भी बात आए इसको उभारना। और तो आपकी ड्रग अगर बायोइक्विवेलेंट है और आपकी ड्रग ट्रू जेनेरिक है, इट डजंट मीन कि आपकी ड्रग सेफ भी है, क्योंकि आप उसमें सिर्फ और सिर्फ रिलीज पैटर्न देख रहे हैं। बिल्कुल, आप इम्प्योरिटी नहीं देख रहे, आप किसी अननोन कोई नुकसानदा सूरत हाल रिएक्ट सामने आती है, उसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल उभरता है कि जो रेफरेंस प्रोडक्ट है उसको भी तो हम सेफ नहीं कर सकते। हाँ, हमेशा के लिए सेफ तो किसी को नहीं कर सकते। आप देखिए ना, आपने तो सुबह दोपहर शाम तब्दीली कर ही रहे, चेंज है, इंसान में चेंज है, प्रोसेस में चेंज है, मटेरियल में चेंज है, इक्विपमेंट में चेंज है। वो आपको याद होगा ना, एक वो ड्रग थी बहुत अहम, ये एंटीवायरल जी, जो रिटर्नोवेयर,
तो वो तो इनोवेटिव ड्रग थी ना। जी बिल्कुल इनोवेटेड थी, रेफरेंस थी। हाँ। और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का फेलियर आ गया था। देखिए ये जो रेफरेंस प्रोडक्ट है ना, ये पूरी क्लिनिकल स्टडी होती है। जब क्लिनिकल स्टडी हो रही होती है तो वो दवा जो ब्लड में अवेलेबल है, ब्लड या बॉडी आपकी केमिकल पहचानता है, वो कंपनी का नाम नहीं पहचानता। तो हम ये समझते हैं कि जो भी थेरेपेटिक रिस्पांस है, जो फ़ायदा है, जो एडवर्स रिएक्शंस हैं, जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो उसकी कंसनट्रेशंस ड्रग की कंसनट्रेशन के साथ हैं जो डोजिंग आपने दी है। एक और ड्रग थी मेटोप्रोलॉल। हाँ वो भी जी तो वो जो ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के लिए, तो वो उसमें भी मसाइल आए डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये नहीं कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, तो आपको हमेशा उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। कोई ड्रग जो हो सकता है कि आपने सही कर भी दी और रिलीज़ हो रही हो और क्वालिटी के तमाम पैरामीटर्स पास कर रही हो, लेकिन बाद में जाके थेरेपेटिक रिस्पांस देने में जो है वो कुछ सिग्नल्स जनरेट हो। एक मिनट स्टडी करके सो नहीं जाना है, नजर रखनी है। हाँ, बंद बना के सो मत जाना, दरिया आखिर दरिया है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो पोस्ट मार्केटिंग जो वो है सर्विलेंस सिस्टम, उसने कोई नई चीज़ पकड़ी है, आपको याद पड़ता है? मेरी याददाश्त में तो नहीं है। अच्छा, पता है ये फार्मासिस्ट बहुत सारे अस्पताल में काम कर रहे हैं, नर्सेज बहुत सारे कर रहे हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी ये ललकार है, बहुत बड़ा चैलेंज है। 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, हम टिका के दवा खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दवा खाते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट को हम क्यों नहीं कैच कर पाते? हम तो उन्हीं आंखों से देख रहे हैं जिन आंखों से एक आम आदमी देख रहा होता है। आखिर जहाँ बहुत कम मिकदार में दवा इस्तेमाल हो रही है, बहुत कम मरीज़ हैं, वो कैसे कैच कर लेते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फार्मासिस्ट के लिए, नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, और फार्मासिस्ट, नर्सेस, डॉक्टर का ट्रेन कंज्यूमर के लिए या उसके घर वालों के लिए, जो कैच करके बताता नहीं है कि मेरे मुशाहिदे में ये बात आई है, हम जोड़ते नहीं हैं। तो ये एक बहुत परेशान कन सूरत हाल है कि हमारी जितनी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस किसी भी मॉलिक्यूल से जो एसोसिएटेड हैं, और जब सामने आते हैं तो उसमें हमारा कोई खातिरदार नज़र नहीं आता। मैं तो अभी पिछले 26 बरस से 27 बरस से देख रहा हूँ जितने भी विड्रॉज हुए हैं उसकी रिपोर्टिंग में। आपको याद अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हम लोग US FDA के भी डेटा जब देखते थे तो वैसे ऐसी कोई बात हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नज़र नहीं आती। तो रिपोर्टिंग में मैं और आपकी मैडम रूही, हम दोनों फार्मासिस्ट भी हैं, तो पेशे के एतबार से हम कह लीजिए माहिर अदविया हमारे नाम के आगे भी लगा हुआ है कानूनी तौर पर, और तालीमी डिग्री की बुनियादों पर। तो हमारी इल्तिजा होगी, दरख्वास्त होगी, नए बच्चों को एक पैगाम होगा कि नज़र रखिए, अपनी नज़र को अकाब की बनाइए, सिग्नल्स को कैच कीजिए, और ताकि हम अपनी दवाओं को महफूज कर सकें। कोई और भी मुझे उम्मीद है कि सवाल का जवाब हम देने में कामयाब भी हुए होंगे। कोई और सवाल हो इस सिलसिले में ज़िमनी, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सकें। द बॉटम लाइन इज़ कि एक बार दवा अगर सही साबित हो गई है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने सो जाना है। यू हैव टू, और जो वो रिलीज पैटर्न के हवाले से सही साबित हुई है, जो सेफ्टी का उससे ताल्लुक़ नहीं है, रिलीज पैटर्न ऑफ API का है जी, तो उसका जोड़ना मुनासिब नहीं। तो बायोएक्विवेलेंस होने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि योर ड्रग इज सेफ। बायोएक्विवेलेंस मीन्स योर ड्रग्स हैज़ एबिलिटी कि वो वही डेमोन्स्ट्रेट कर रही है पैरामीटर जो कि रेफरेंस प्रोडक्ट कर रहा है, जो कि नुमाइंदा है क्लिनिकल स्टडीज़ का, जिसकी बुनियाद पे दवा अप्रूव हुई है। तो आपने रिश्ता जोड़ लिया है, आपने क्लिनिकल रेलेवेंस को एस्टेब्लिश किया है, हाँ, ब्रिजिंग कर ली है, दैट्स इट। और अगर उनका अपना जो बैच है जिसके अगेंस्ट आपने ब्रिजिंग की है, वो और उसका जो फर्स्ट बैच था जिस पर स्टडी की गई है उसके दरमियान गैप आ गया है, तो इट इज़ अनदर क्वेश्चन, वी विल डिस्कस सम टाइम कि ऐसा भी हुआ है। ऐसे ही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।